नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ 2.0 पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद अनुकूल। आइए सुनते हैं आज की कहानी। क्या उसका कोई नाम है ना? निकुंज बाबू ने पूछा। ओह हाँ, उसका है। क्या है? अनुकूल। चौरांगी में लगभग 6 महीने पहले एक रोबोट सप्लाई एजेंसी खुली थी। निकुंज बाबू हमेशा से एक रोबोटिक नौकर चाहते थे। उनका व्यवसाय हाल ही में काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए अब वे अपनी छोटी सी इच्छा को पूरा कर सकते थे। निकुंज बाबू ने रोबोट को देखा। ये एक एंड्रॉयड था, जिसका मतलब था कि ये बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह दिखता था। हालांकि ये वास्तव में एक मशीन थी। यह देखने में सुखद था। इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। ये रोबोट किस तरह का काम करेगा? निकुंज बाबू ने पूछा। काउंटर के पीछे खड़े सेल्समैन ने सिगरेट जलाई और जवाब दिया। वो लगभग हर वो काम करेगा जो एक साधारण नौकर करता है। एकमात्र चीज जो उसे नहीं पता है वो है खाना बनाना। इसके अलावा वो कपड़े धोना और सफाई करना, बिस्तर बनाना, चाय बनाना, दरवाजे और खिड़कियां खोलना, लगभग सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसे बाहर मत भेजना। वो घर में सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन वह जाकर आपकी खरीदारी नहीं कर सकता। और एक ज़रूरी बात, आपको उससे विनम्रता से बात करनी चाहिए। वो उम्मीद करता है कि कोई उसे प्लीज़ और थैंक यू कहेगा। मुझे उम्मीद है कि वो चिड़चिड़ा नहीं है, निकुंज बाबू ने पूछा। नहीं, आपको वह तभी परेशान करेगा जब आप हाथ उठाएंगे। हमारे रोबोट शारीरिक हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेल्समैन ने कहा। उसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि कोई उसे थप्पड़ मारता है, वो क्या करेगा? वो बदला लेगा। कैसे? वह अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली का उपयोग कर सकता है। वह उस उंगली से उच्च वोल्टेज का बिजली का झटका दे सकता है। क्या इससे मौत हो सकती है? निकुंज बाबू ने पूछा। निश्चित रूप से। और कानून इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक रोबोट को एक सामान्य इंसान की तरह पनिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे कहना होगा कि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। क्या वो रात में सोता है? नहीं, रोबोट सोते नहीं है। तो वो पूरी रात क्या करता है? वो बस चुपचाप कोने में बैठा रहता है। रोबोट्स में धैर्य की कमी नहीं होती। क्या उसके पास दिमाग है? निकुंज बाबू ने एक और सवाल किया। रोबोट कभी-कभी उन चीज़ों को महसूस और समझ सकते हैं जो एक इंसान नहीं कर सकता। लेकिन फिर सभी रोबोट इतने संवेदनशील नहीं होते हैं। ये वास्तव में भाग्य की बात है। केवल समय ही बता सकता है कि एक रोबोट कितना प्रतिभाशाली है, सेल्समैन बोला। निकुंज बाबू रोबोट की ओर मुड़े और कहा, अनुकूल, तुम्हें मेरे लिए काम करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अनुकूल ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा। उसने नीली धारीदार शर्ट और काले शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसके करीने से कंघी किए हुए बालों में साइड पार्टिंग थी। उसका रंग गोरा था। उसके दांत चमकीले और साफ थे, और उसका मुंह आधी मुस्कान में खुला हुआ था। उसका पूरा रूप आत्मविश्वास को प्रेरित करता था। तो चलो फिर। निकुंज बाबू की मारुति वैन बाहर इंतजार कर रही थी। उन्होंने अनुकूल के लिए चेक से पेमेंट किया और उसके साथ बाहर आ गए। अनुकूल की हरकतें एक साधारण आदमी से अलग नहीं थीं। निकुंज बाबू सॉल्ट लेक में रहते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। उनके कुछ दोस्त शाम को ताश खेलने आते थे। उन्हें पहले ही एक रोबोटिक नौकर के आने के बारे में बता दिया गया था। वास्तव में निकुंज बाबू ने अनुकूल को प्राप्त करने से पहले कुछ रिसर्च की थी। कलकत्ता के उच्च वर्ग के कई लोगों ने पहले ही रोबोटों को अपने लिए काम पर रख लिया था। श्री मानसुखानी, गिरिजा बोस, पंकज दत्ता रॉय, श्री छाबड़िया, सभी ने कहा कि वे बहुत संतुष्ट हैं और उनके नौकर ने उन्हें कोई परेशानी नहीं दी। श्री मानसुखानी ने कहा, हमारा जीवनलाल हर काम तुरंत कर देता है, जैसा उसे बताया जाता है। मुझे यकीन है कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है,
उसके पास एक असली दिमाग और एक दिल होना चाहिए। 7 दिनों के भीतर ही निकुंज बाबू की राय भी ऐसी ही बन गई। अनुकूल का काम करने का तरीका बिल्कुल सही था। ऐसा लगता था कि उसने एक कार्य और दूसरे के बीच तार्किक संबंध को पूरी तरह से समझ लिया है। यदि पूछा जाए कि उसके स्नान के लिए पानी तैयार है या नहीं, तो वो न केवल तुरंत पानी लाएगा बल्कि अपने मालिक के लिए एक साबुन और एक तौलिया भी प्रदान करेगा। फिर वो अपने मालिक के कपड़े और जूते और बाकी सब कुछ लाएगा जिसकी आवश्यकता हो सकती है। और उसने सब कुछ इतनी खुशी से करता था कि उसके प्रति असभ्य होने का कोई सवाल ही नहीं था। निकुंज बाबू के दोस्तों को अनुकूल के साथ की आदत डालने में थोड़ा समय लगा, खासकर विनय पाकराशी को। वो अक्सर अपने नौकरों से काफी रूखे तरीके से बात करते थे और एक अवसर पर उन्होंने अनुकूल को थोड़ा कठोरता से संबोधित किया। अनुकूल ने अपना आपा नहीं खोया। अगर तुम मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हो, उसने सधे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हारे साथ रूड होने जा रहा हूँ। विनय बाबू ने दोबारा वही गलती नहीं की। निकुंज बाबू ने अनुकूल के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाया। अनुकूल बिना बताए ही उनके लिए काम करने लगा। निकुंज बाबू को ये आश्चर्यजनक लगा, लेकिन उसे याद आया कि रोबोट सप्लाई एजेंसी में आदमी ने वास्तव में उसे बताया था कि कुछ रोबोटों में मस्तिष्क जैसा कुछ होता है और वे सोच सकते हैं। अनुकूल उसी श्रेणी का होना चाहिए। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये मानना था कि अनुकूल बिल्कुल नहीं सोता था। वो इतना असली इंसान जैसा था। निश्चित रूप से वो रात में थोड़ा सोता होगा। निकुंज बाबू ने एक रात इसकी जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अनुकूल के कमरे में झांका, उसने अनुकूल को कहते सुना, क्या आपको कुछ चाहिए सर? शर्मिंदा होकर निकुंज बाबू ने कहा, नहीं, और अपने कदम पीछे हटा लिए। अनुकूल के साथ विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बातचीत करना संभव था। वो खेल, सिनेमा, थिएटर, साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो अपने मालिक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी रखता था। निकुंज बाबू ने उसके ज्ञान की सीमा और रोबोट निर्माताओं के कौशल पर आश्चर्य होता था। लेकिन हर अच्छी चीज़ का अंत होता है। निकुंज बाबू के अच्छे समय का भी हुआ। हाल ही में निकुंज बाबू ने अपने व्यवसाय में कुछ गलत निर्णय लिए थे और परिणाम ये हुआ कि उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। अनुकूल के आने के 1 साल के भीतर उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई। वो अनुकूल के लिए किराए का भुगतान करना जारी रखता था, जो प्रति माह 2000 रुपये था। लेकिन अगर उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो कौन जानता है कि वो ये कब तक कर सकेगा। रोबोट सप्लाई एजेंसी ने उसे बताया था कि अगर मासिक भुगतान नहीं किया गया, तो अनुकूल को वापस ले जाया जाएगा। स्पष्ट रूप से निकुंज बाबू को फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सारी योजनाएं अस्त व्यस्त हो गईं। एक दिन निकुंज बाबू के चाचा आ गए। मैं चंदन नगर में अकेले रहकर काफी ऊब गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आऊं और कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताऊं। उन्होंने आते ही कहा। निकुंज बाबू के ये चाचा, जिन्हें निबारन बैनर्जी कहा जाता था, कभी कभी अपने भतीजे के साथ रहने के लिए आते थे। निकुंज बाबू ने कई साल पहले अपने पिता को खो दिया था और निबारन 3 चाचाओं में से एकमात्र चाचा बचे थे। एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी थे। उन्होंने एक वकील के रूप में बहुत पैसा कमाया था। हालांकि ये उनके जीने के तरीके से बताना असंभव था। वो आदमी वास्तव में एक कंजूस था। निकुंज बाबू ने कहा, चाचा, आपका कुछ दिन यहाँ बिताने के लिए बहुत स्वागत है, लेकिन मुझे आपको तुरंत कुछ बताना होगा। मेरे पास अब एक रोबोटिक नौकर है। आपने कलकत्ता में रोबोट बनाने वाली कंपनियों के बारे में सुना होगा। हाँ, मैंने विज्ञापन देखे हैं, लेकिन तुम्हारा नौकर कहाँ से है? तुम जानते हो कि मैं इस मामले में थोड़ा सनकी हूँ। क्या ये नया नौकर खाना बना रहा है? निकुंज बाबू ने आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं, नहीं, नहीं। मेरे पास अभी भी पुराना रसोइया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नए का नाम अनुकूल है और आपको उससे विनम्रता से बात करनी होगी। उसे चिल्लाना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, है ना? नहीं, उसे नहीं है। क्या मुझे उसकी पसंद और नापसंद के अनुसार काम करना होगा? चाचा चिड़चिड़े स्वर में बोले, यह हर किसी पर लागू होता है, न कि सिर्फ आप पर।
लेकिन आपको उसके काम में कोई गलती नहीं मिलेगी। निकुंज बाबू ने कहा, तुम्हें इस झमेले में क्यों पड़ना पड़ा? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो बहुत अच्छा काम करने वाला है। ठीक है, तो उसे बुलाओ, देखते हैं वो कैसा है। अनुकूल, निकुंज बाबू ने पुकारा। अनुकूल तुरंत आ गया। निकुंज बाबू ने कहा, मेरे चाचा से मिलो, वो कुछ समय के लिए यहाँ रहने वाले हैं। बहुत अच्छा सर, निबारन बनर्जी ने विस्मय से कहा। हे भगवान, वो बिल्कुल एक आदमी की तरह बोलता है। ठीक है, तो क्या आप कृपया मुझे थोड़ा गर्म पानी दे सकते हैं? मैं नहाना चाहता हूँ। बारिश के बाद थोड़ी ठंड हो गई है, लेकिन मुझे दिन में 2 बार नहाने की आदत है। हाँ सर। अनुकूल निर्देशानुसार काम करने के लिए चला गया। निबारन बाबू के आने से उनके भतीजे की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि निकुंज बाबू के दोस्त शाम को आना बंद हो गए। चाचा के सामने रमी या पोकर खेलना उचित नहीं था। इसके अलावा निकुंज बाबू अब जुआ खेलने का खर्च नहीं उठा सकते थे। ये बताना मुश्किल था कि इस बार उसके चाचा कितने समय तक रहेंगे। वो आमतौर पर अपनी मर्जी से आते जाते थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समय के लिए अच्छी तरह से बस गए हैं, और इसका कारण अनुकूल था। रोबोटिक नौकर उसे समान रूप से आकर्षित और विकर्षित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि एक वर्कर के रूप में अनुकूल की दक्षता निर्विवाद थी। हालांकि उसी समय वो इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सका कि एक साधारण नौकर के साथ व्यवहार करते समय किसी से सावधान रहने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने एक दिन अपने भतीजे से कहा, निकुंज, तुम्हारा ये नौकर मुझे कई बार बहुत परेशान कर रहा है। निकुंज बाबू ने चिंतित होकर पूछा, क्यों? क्या हुआ? मैं उस दिन गीता की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था और उस नौकर ने मुझे सही करने की हिम्मत की कि मैं क्या कह रहा था। भले ही मैंने जो शब्द बोले थे वे गलत थे, लेकिन ये उसे मुझे सही करने के लिए नहीं है ना? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? मेरा मन कर रहा था कि उसे एक कसकर थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने मुश्किल से खुद पर काबू पाया। नहीं, नहीं चाचा, आपको कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सप्लाई एजेंसी ने मुझे ऐसा बताया था। अच्छा ये ही होगा कि जब वो आसपास हो तो बिल्कुल न बोले। निबारन बाबू बड़बड़ाते हुए चले गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निकुंज बाबू की इनकम और कम होती गई। उन्हें अनुकूल के लिए मासिक भुगतान करना बहुत मुश्किल होने लगा। वो एक दिन अनुकूल से इसका उल्लेख करने से खुद को नहीं रोक सका। अनुकूल, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे पता है, अनुकूल ने कहा। हाँ, शायद तुम जानते हो, लेकिन मुझे जो नहीं पता वो ये है कि मैं तुम्हें कब तक रख पाऊंगा। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। और फिर भी निकुंज बाबू ने कहा। मुझे इसके बारे में सोचने दो, अनुकूल बोला। किस बारे में सोचना है? निकुंज बाबू विस्मित होकर बोले। अगर समस्या का कोई समाधान है, तुम्हारी सोच से क्या मदद मिलेगी? व्यवसाय चलाना तुम्हारी लाइन नहीं है ना? नहीं, लेकिन मुझे कोशिश करने दो। ठीक है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें बहुत लंबे समय तक रखना संभव नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें बस चेतावनी देना चाहता था, निकुंज बाबू ने कहा। हाँ, सर। अनुकूल ने सिर हिलाया। 2 महीने बीत गए। रविवार का दिन था। सुबह से बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। निकुंज बाबू बैठे हुए अपने अकाउंट्स देख रहे थे। सावधानीपूर्वक की गई कैलकुलेशन से पता चला कि वो अधिक से अधिक अनुकूल को और 2 महीने तक रखने का खर्च उठा सकते हैं। उसके बाद उसे किसी दूसरे नौकर की तलाश करनी होगी। वास्तव में उसने पहले ही एक की तलाश शुरू कर दी थी। ये सोचकर वो बहुत उदास हो गए। उसी वक्त एक बार फिर बहुत जोर से कहीं बिजली कड़की। निकुंज बाबू ने अखबार को एक तरफ रख दिया और चाय का प्याला मांगने के लिए अनुकूल को बुलाने ही वाले थे कि अनुकूल आ गया। क्या बात है अनुकूल? निकुंज बाबू ने कहा। एक दुर्घटना हो गई है सर, अनुकूल बोला। दुर्घटना? क्या हुआ? अनुकूल ने कहा। आपके चाचा खिड़की के पास खड़े होकर
बारिश के बारे में टैगोर का एक गाना गा रहे थे। उन्होंने कुछ शब्द गलत कर दिए, इसलिए मुझे उन्हें सही करना पड़ा। इससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। इसलिए मुझे उनसे बदला लेना पड़ा। उनसे बदला लेना पड़ा। क्या किया तुमने? हाँ, मुझे उन्हें उच्च वोल्टेज का झटका देना पड़ा। क्या इसका मतलब है? वो मर चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें झटका दिया, उसी समय कहीं बहुत जोर से बिजली कड़की। हाँ, मैंने सुना। तो आपको लोगों को उनकी मौत का असली कारण बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ... निकुंज बाबू ने कहा। अनुकूल उनकी बात काट के बोला, चिंता मत करो सर, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और ऐसा ही हुआ। अपने चाचा की मृत्यु के 2 दिन बाद निकुंज बाबू को अपने चाचा के वकील भास्कर बोस का फोन आया। निबारन बाबू ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी थी। इसका कुल मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक था। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।